तो आज हम शुरू करेंगे एस्टिमेट। सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पहले कम पूछा जाता था, लेकिन अब रिसेंट कुछ पेपरों में काफ़ी पूछा जा रहा है। तो एस्टिमेट शुरू करते हैं। आज पहला लेक्चर है। तो प्लिंथ के एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया इज़ कवर्ड बिल्ट अप एरिया एट एवरी फ्लोर लेवल ऑफ एन स्टोरी। इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल ऑफ बिल्डिंग। जैसे ये प्लान है, पूरा प्लॉट एरिया, इसमें घर बनेगा, तो ये पूरा जो है ये प्लिंथ एरिया है। एंड ये एट एवरी फ्लोर लेवल पे नापा जाता है, इंक्लूडिंग बेसमेंट। फिर एरिया ऑफ प्लॉट और मैक्सिमम परमिसिबल एरिया कवर्ड कितना होगा? तो फॉर 200 मीटर स्क्वायर इट इज़ 60%, 200 से लेके 500 इट इज़ 40, एंड देन 500 से लेके 1000 it is 40, and greater than 1000 meter square it is 33% of the site area, जो कि बिल्टअप एरिया जिसमें बनाया जा सकता है। देन प्लिंथ एरिया में क्या क्या नहीं इंक्लूडेड होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इसमें से बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंट क्वेश्चंस में, जिसमें आपने देखा होगा कि वे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें दिया गया होगा कि कौन सा प्लिंथ एरिया में नॉट इंक्लूडेड होता है, तो वो कोर्टयार्ड आपको याद होगा। तो ऐसे ही कई तरीके के वो होते हैं, पार्ट होते हैं ऑफ बिल्डिंग विच इज़ नॉट कवर्ड इन प्लिंथ एरिया, जिसमें से एक है एडिशनल फ्लोर फॉर सीटिंग इन असेंबली हॉल एंड बिल्डिंग। जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और देखा होगा आपने ऐसे ऐसे जाता है हॉल में सीटिंग, तो ये जो ऊपर की सीट्स होती हैं इट इज़ नॉट कवर्ड इन प्लिंथ एरिया। देन कैंटिलीवर्ड पोर्च, बट पोर्च इज़ इंक्लूडेड। एरिया ऑफ अनक्लोज्ड बालकनी, एरिया ऑफ लोफ्ट, इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट, गार्बेज शूट और फायर फाइटिंग सर्विसेज मोर देन 2 मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा बड़ी है तो वो प्लिंथ एरिया में नहीं इंक्लूडेड होता है। देन एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल बैंड, कॉर्निस एंड ओपन प्लेटफॉर्म्स, स्पायरल स्टेयरकेस, कोर्टयार्ड्स, डोम, टरेट्स एंड टावर्स, ये सब भी नहीं इंक्लूड होता है इन प्लिंथ एरिया। देन कारपेट एरिया, एरिया कवर्ड फॉर यूज़ और लिवेबल स्पेस ऑफ एनी रूम एट एनी फ्लोर। किसी भी फ्लोर पे जो भी रहने के लिए एरिया यूज़ किया जाता है, जैसे बेड हो गया, बेडरूम हो गया, ठीक है, एंड लिविंग रूम हो गया, इट इज़ इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया कैसे होता है? प्लिंथ एरिया माइनस डिडक्शन से जो भी जैसे मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेयर्स, तो उसे माइनस कर देंगे तो हमारा कारपेट एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो कारपेट एरिया रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 50 से लेके 65% तक लिखते हैं, 55 से लेके 65%, और यहीं पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स में 65 से लेके 75% ऑफ द टोटल प्लिंथ एरिया का लिया जाता है। देन व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया? इट इज़ वॉल एरिया, एक्सटर्नल वॉल एरिया हो गया, पोर्च हो गया, लिफ्ट एरिया हो गया, बाथरूम हो गया, कैंटीन हो गया, कॉरिडोर, पैसेज, वेरांडा, शेफ्ट एरिया, स्टोर, किचन, ये सब जो होता है कारपेट एरिया में नहीं इंक्लूड होता है। फिर सर्कुलेशन एरिया पे थे, एरिया विच इज़ यूज फॉर मूवमेंट्स इन बिल्डिंग, जैसे वेरांडा, स्टेयर्स, कॉरिडोर्स, ठीक है। और तो फिर इसमें एक पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया वो कितना होता है टोटल प्लिंथ एरिया का? इट इज़ अराउंड 10 से लेके 15% तक, एंड वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया इट इज़ 4 से लेके 5% ऑफ प्लिंथ एरिया। देन सेटबैक एरिया किसे कहते हैं? इट इज़ द एम्प्टी स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, इट इज़ कॉल्ड सेटबैक एरिया, इट इज़ यूज फॉर वेंटिलेशन पर्पस, याद रखेंगे। देन टाइप ऑफ एस्टिमेट, देखिए मेजर 2 तरीके के एस्टिमेट होते हैं, एक प्रिलिमिनरी जिसे एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट या फिर अप्रॉक्स एस्टिमेट भी बोलते हैं, एक होता है डिटेल्ड एस्टिमेट जो कि मोस्ट रिलायबल टाइप ऑफ एस्टिमेट है। इसमें क्या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर डिसाइडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। जब प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हो जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल्ड एस्टिमेट बनता है, एंड देन टेक्निकल, देन फाइनेंशियल सैंक्शंस होते हैं, फिर वर्क ऑर्डर जनरेट होता है और काम मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को। देन प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 3 तरीके के एस्टिमेट हम पढ़ेंगे। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, इसमें क्या होता है? इट डज नॉट इंक्लूड द क्वालिटी मेजर्स। पहली बात तो प्लिंथ एरिया कैसे होता है? एरिया एरियल वाइज होता है, जैसे लेंथ इनटू
ब्रेथ से पहले तो एरिया निकालेंगे, देन उसे पर एरिया पर मतलब पर यूनिट एरिया जो होता है उस रेट उससे इंटू करेंगे तो हमारा प्लिंथ एस्टीमेट निकल आएगा। मतलब आप समझ ना, किसी भी फ्लोर के उसके एरियल वाइज जो उसका रेट होता है उससे इंटू करेंगे तो हमारा प्लिंथ एस्टीमेट निकल आएगा। देन क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, इसमें क्या होता है हाइट ऑफ बिल्डिंग भी ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम एक तरीके से, देन वॉल्यूम का रेट जो होता है वॉल्यूमेट्रिक रेट जो होता है वॉल्यूमेट्रिक रेट उसे इंटू कर देंगे तो ये हमारा क्यूबिकल रेट आ जाएगा। देन यूनिट सर्विस एस्टीमेट, it is based on how much amount of utilized in providing service according to units, ये units के बेस पे होता है। and it is also called functional rate estimate। ठीक है, ये सेकेंडरी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे जैसे अगर सेकेंडरी नाम कौन सा ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है तो वो है आरआरबी। आरआरबी में सेकेंडरी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपको काफ़ी सारे सेकेंडरी नाम भी मिलेंगे। तो जो जैसे इसका याद रखना पड़ेगा फंक्शनल रेट एस्टीमेट। देन बिल्डिंग और पर यूनिट, जैसे स्कूल्स को पर क्लासरूम के हिसाब से डेवलप किया जाता है या बनाया जाता है, हॉस्पिटल्स को पर बेड, इस थिएटर या स्टेडियम को पर सीट, होटल को पर रूम एंड हॉस्टल को स्टूडेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाता है हॉस्टल को। देन डिटेल एस्टीमेट, देखिए डिटेल एस्टीमेट क्या होता है, जैसे कोई भी पहले तो एक जनरल एस्टीमेट किया जाता है जिससे कि पता चल सके कहाँ पे क्या होना है और कितना खर्चा आ सकता है। देन उसके बाद डिटेल एस्टीमेट होता है। डिटेल एस्टीमेट में हर एक चीज़ इंडिविजुअल चीज़ डिटरमिन की जाती है और इन्फॉर्मेशन डेवलप की जाती है और एक प्रॉपर एस्टिमेशन डेवलप किया जाता है कितना खर्चा होगा, कहाँ होगा एंड किस तरीके से होगा, उसमें कितना चार्जेस लगेंगे, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इट कंटेन्स डीपीआर। डीपीआर होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, इट इज़ accompanied with report, general specifications, detailed specifications, drawings, calculation, designs एंड एनालिसिस ऑफ रेट। देखिए इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, बताया ना मैंने। देखिए प्रोजेक्ट का प्रिपरेशंस कैसे होता है, तो इसको कैसे किया जाता है, पहले अप्रॉक्स एस्टिमेट डेवलप किया जाता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, फिर डिटेल एस्टिमेट जनरेट किया जाता है, उसके बाद टेक्निकल सैंक्शंस लिए जाते हैं, देन फाइनेंशियल सैंक्शंस भी यहीं लेते हैं, फिर ड्राफ्ट कॉपी ऑफ टेंडर जनरेट होती है और देन वर्क ऑर्डर जनरेट होता है विच इज़ अलॉटमेंट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर को। देन डिटेल एस्टिमेट टाइप, देखिए 4 तरीके के डिटेल एस्टिमेट होते हैं मोटा मोटा। ठीक है, पहला है आइटम रेट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, डन व्हेन ओरिजिनल सैंक्शंस अमाउंट एक्सीड बाय 5%। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए 100 रुपये हैं। ठीक है, 100 रुपये पूरा सैंक्शन किए गए हैं पूरा घर बनाने के लिए। ठीक है, किसी भी, तो इस 100 का जैसे अगर 5% एक्सीड कर गया, मतलब 105 चला गया, तो रिवीजन होगा ऑफ दिस अमाउंट। फिर व्हेन अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस एक्सीड बाय मोर देन 10%। अब जैसे क्या होता है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने 100 का 50 रुपये से वो सैंक्शन किया, इस 50 का अगर 10% एस्टिमेट इंक्रीज़ कर गया तो रिवाइज होगा एस्टिमेशन। ठीक है, देन व्हेन देयर इज़ मटेरियल डिविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोजल, जैसे 100 रुपये था, ठीक है, लेकिन हमारा काम 110 का होता चला गया, तो यहाँ पे रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, इसके तो नाम में ही पता चल रहा है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है। इट इज़ द डिटेल एस्टिमेट ऑफ एडिशनल वर्क एंड इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क और चेंजेस रिक्वायर्ड टू द ओरिजिनल वर्क। जैसे कोई काम होना है, ठीक है, यहाँ पे कोई काम होना है लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा काम होना है, इसमें इस हिस्से में और काम होना है, तो इसमें क्या होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जनरेट किया जाएगा। देन एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट, इसमें क्या होता है फॉर मेंटेनेंस पर्पस एस्टिमेट इज़ प्रिपेयर्ड। फिर एक आइटम रेट होता है जिसके बारे में नहीं लिखा। आइटम रेट एस्टिमेट में क्या होता है, हर एक आइटम इंडिविजुअली उस बेसिस पे एक एस्टिमेट जनरेट किया जाता है।
ये जनरली रेलवेज और PWDs में यूज़ होता है, आइटम रेट एस्टिमेट। इसे आप हैशटैग पॉइंट करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। देन आइटम ऑफ वर्क और कितना टोटल प्रोजेक्ट का कितना परसेंटेज लगता है किसी भी प्रोजेक्ट का टोटल परसेंटेज का कहाँ कहाँ हिस्सा लगता है। देखिए एनुअल रिपेयर में 1.5% लगता है किसी भी प्रोजेक्ट का। टूल्स एंड प्लांट्स में 1 से 1.5 लेके 1.5% तक होता है। देन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट 1.5 से 2%। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, जैसे भी कोई भी काम शुरू करना है तो उस काम को शुरू करने के लिए जो खर्चा होता है, ठीक है, और उस काम को बनाए रखने के लिए खर्चा होता है, उससे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में आता है। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बननी है तो उसमें सिक्योरिटी भी थोड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक गार्ड रखेंगे। उस गार्ड को रखने के लिए जो खर्चा आता है वो इसी में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ये इन सब में ये सब आता है। ठीक है, ये 1.5 से 2% होता है। देन कंटिजेंसीज मतलब क्या क्या खतरे आ सकते हैं, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर ऐसा कुछ, तो ये सब कंटिजेंसीज में आता है। ये 3 से लेके 5% तक होता है। सैनिटरी वर्क में और इलेक्ट्रिफिकेशन में 8% होता है। डिपार्टमेंटल चार्ज जो होता है वो 10 से 15% होता है। देखिए डिपार्टमेंट भी तो अपना प्रॉफिट निकालेगा, तो वो डिपार्टमेंटल चार्जेस है। ठीक है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंजीनियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका भी खर्चा होता है, वो 10 से 15% होता है। देन कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, देखिए कॉन्ट्रैक्टर भी अपना खर्चा निकालेगा, उसका भी प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, तो वो 10% होता है। लेबर एक्सपेंडिचर मान के चलिए अराउंड 25 से लेकर 35% ऑफ टोटल कॉस्ट होती है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट अराउंड याद रखिए ये 65 से लेकर 75% तक है। ठीक है, और ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आते ज़रूर हैं, तो ये याद रखिएगा आप। देन आगे फॉर पेटी वर्क्स, देखिए पेटी वर्क्स वो होते हैं जो छोटे काम होते हैं, अराउंड 50,000 से नीचे आप मान के चलिए। ये माइनर वर्क में आता है। ठीक है, और इसका जो सैंक्शन लेना होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना होता है। ठीक, देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है सारे पेपर, इससे एक ना एक क्वेश्चन एस्टिमेट से पूछते ही ज़रूर हैं। जैसे ब्रिक है या फिर अर्थ टाइल्स है, उसे नंबर में मेजर किया जाता है और इनका जो पेमेंट यूनिट होता है वो पर 1000 होता है। फ्लोर टाइल्स और ग्लास ये भी नंबर में और ये भी पर 1000 में सप्लाई होती है और इसका पेमेंट होता है। स्टोन ब्लास्ट मीटर क्यूब में, पर क्यूबिक में पेमेंट होता है। रेनफोर्समेंट बांध क्विंटल में। इलेक्ट्रिफिकेशन पॉइंट में कैसे, जैसे ये रूम है, ठीक है, यहाँ पे 4 जगह लगने हैं स्विच बोर्ड, तो ये पॉइंट के हिसाब से होगा, यहाँ 1 2 3 4, समझे। फिर फाउंडेशन एक्सकेवेशन ये भी मीटर क्यूब में होगा। अर्थवर्क मीटर स्क्वायर, देखिए अर्थवर्क कैसे होता है, अगर लेस देन 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, हमें यहाँ पे एक्सकेवेशन करना है, तो ये लेस देन 30 सेंटीमीटर है, तो ये सरफेस एक्सकेवेशन या फिर सरफेस अर्थवर्क रिमूवल में आएगा। ये लेस देन 30 सेंटीमीटर होता है और इसे मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। यहीं पे अगर 30 सेंटीमीटर को पार कर जाता है, ठीक है, डेप्थ, ठीक है, तो इसे मीटर क्यूब में नापा जाता है। फिर RCC, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर क्यूब। शटरिंग वर्क मीटर स्क्वायर। सेंटरिंग एंड फॉर्म वर्क मीटर स्क्वायर। जेफरीज मीटर स्क्वायर। जेफरीज क्या होती हैं, एक पतली कंक्रीट की टाइल्स होती हैं, ये मीटर स्क्वायर में मेजर की जाती हैं। DPC की देखिए जो वो डेप्थ होती है, मतलब थिकनेस जो होती है वो 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 याद रखिएगा, इसे मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। हाफ थिक ब्रिक वॉल, जैसे स्ट्रेचर वॉल जो होती ना वो 10 सेंटीमीटर की होती है, तो ये मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। नहीं तो ब्रिक वर्क जो होता है ना वो मीटर क्यूब में नापा जाता है, अगर कुछ ना लिखा हो तो। देखिए जैसे कि मैंने बताया ना, ब्रिक वर्क मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। हनी कॉम इन ब्रिक वर्क मीटर स्क्वायर में। सोलिंग ऑफ ब्रिक मीटर स्क्वायर में। सोलिंग क्या होता है, सोलिंग होता है लेइंग ऑफ ब्रिक्स, जैसे ये एरिया है इसमें ब्रिक्स ले कर दी जाती हैं ऐसे ऐसे, इसे सोलिंग कहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल में सोलिंग आपको थोड़ा सा पढ़ाया है, उसमें जो वो वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट बताई थी एंड उसकी वो बताई थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कॉर्डनेस और स्ट्रिंग कोर्स मीटर में नापा जाता है, रनिंग मीटर भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये मीटर में नापा जाता है कॉर्डनेस। देन रूफ ऑफ कॉरिगेटेड शीट मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। कॉरिगेटेड शीट जैसे क्या होता है, आपने टीन देखी होगी, ऐसी होती ना,
तो इसे बोलते हैं कॉरुगेटेड शीट। पार्टीशन वॉल मीटर स्क्वायर में, फैब्रिक रीइंफोर्समेंट और वायर नेटिंग मीटर स्क्वायर में, रिवेट बोल्ट्स और नट्स क्विंटल में, आयरन गिल कोलैप्सिबल गेट मीटर स्क्वायर में, रोलिंग शटर्स जो दुकानों में लगा होता है मीटर स्क्वायर में, सप्लाई ऑफ एग्रीगेट मीटर क्यूब में, सप्लाई ऑफ विटामिन टन्स में, पॉइंटिंग एंड वार्निशिंग मीटर स्क्वायर में, स्कर्टिंग मीटर में, पाइल ड्राइविंग मीटर में। पाइल ड्राइविंग से तो क्वेश्चन भी आया था। पॉइंटिंग मीटर स्क्वायर में, डाडो मीटर स्क्वायर। डाडो क्या होता है? जैसे कि आपने बाथरूम में देखा होगा कि यहाँ तक टाइल्स लगी होती हैं, ठीक है, ये टाइल्स लगी, इसे डाडो बोलते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर में होता है। देन पेंटिंग ऑफ फर्नीचर, नंबर्स में कितने आपने फर्नीचर पेंट किए हैं उसके हिसाब से। सप्लाई ऑफ पेंट लीटर में, एक्सप्लोजिव किलोग्राम में। देन रूल्स फॉर मेजरमेंट, देखिए IS कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजरमेंट का IS कोड है वो है IS 1200, ठीक है। मेजरमेंट शैल बी मेड फॉर फिनिश्ड आइटम ऑफ वर्क एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम शैल बी इंक्लूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट, लेबर फैब्रिकेशन, टूल्स एंड प्लांट्स, शेप साइज एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जो मेजरमेंट किया जाता है और जो डिस्क्रिप्शन नोट किया जाता है, हर चीज़ का नोट किया जाता है, मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्जेस, शेप साइज स्पेसिफिकेशन, हर एक चीज़ का। इन बुकिंग ऑर्डर शैल बी इन द सीक्वेंस ऑफ लेंथ ब्रेथ इन हाइट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले तो लेंथ लेते हैं, फिर ब्रेथ लेते हैं एंड फिर हाइट लिखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्राइटेरिया होता है, ऐसे ही लिखते हैं। ऑल वर्क शैल बी मेजर्ड इन अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस। देखिए टॉलरेंस लिमिट बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि बीम्स और कॉलम्स, ठीक है, RCC के बनाए जाते हैं, तो उनमें जो टॉलरेंस लिमिट है वो कितनी होती है? तो मैं बता दूं, +12 mm होती है एंड -6 mm होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देन लीनियर मेजरमेंट शुड बी मेजर टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, RRB JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन था, शायद शिफ्ट 2 में पूछा हुआ था 22 अप्रैल के, कि इन्हीं तीनों में से था कि नहीं, वॉल्यूम पे था कि वॉल्यूम जो मेजरमेंट होता है उसकी टॉलरेंस लिमिट क्या होती है? वो होती है 0.01 मीटर क्यूब होती है, और एरिया की होती है 0.01 मीटर स्क्वायर। सेम टाइप ऑफ वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड नेचर शैल बी मेजर्ड सेपरेटली। देखिए, एक गर्मी में बनाई गई बिल्डिंग, एक ठंडी में बनाई गई, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का एक पार्ट ठंडी में, एक पार्ट गर्मी में बनाया गया, ठीक है। तो ये अलग अलग मेजर किया जाएगा, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस, जैसे मॉइस्चर कहीं ज़्यादा हो गया, मॉइस्चर कहीं कम हो गया, ठीक है। ऐसी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो अलग अलग मेजर नोट किया जाता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आ सकते हैं, इसलिए मैं स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देन बिल ऑफ क्वांटिटीज शैल फुल्ली डिस्क्राइब इट्स मटेरियल, प्रपोर्शंस, वर्कमैनशिप, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट वर्क टू बी एक्सिक्यूटेड, ठीक है। देन इन केस ऑफ मशीनरी और कंक्रीट, कैटेगरी शैल बी मेजर्ड सेपरेटली एंड हाइट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए, फाउंडेशन से प्लिंथ का एक कॉलम होगा, देन प्लिंथ से फर्स्ट फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर का, तो हर एक हाइट का, एक स्टोरी का अलग अलग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। देन वेट ऑफ माइल्ड स्टील सर्कुलर बार्स। देखिए, ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लंबा तरीका भी है, लेकिन वहाँ पे पेपर में इतना समय नहीं होता, तो ये सीधे फार्मूला आप याद रखिए कि जो वेट होता है ऑफ स्टील बार्स, उसका जो फार्मूला होता है D²/162 किलोग्राम पर मीटर होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि 8 मीटर की एक रॉड थी, ठीक है, 8 मीटर की एक स्टील रॉड थी, ठीक है, और उसका जो डाया था वो 12 mm था, तो उसका आंसर क्या होगा, मतलब वेट क्या होगा? तो वेट के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो लगाया जाएगा 12 × 12 × 8 अपॉन 162, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन एक्सकेवेशन विद द डेप्थ लेस देन 30 सेंटीमीटर, जैसे कि अभी पीछे बताया था, उसे सरफेस एक्सकेवेशन कहते हैं, और इट इज़ मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। देन क्वान्टिटीज़ मेजर्ड शैल बी इंक्रीज बाय परसेंटेज इन। देखिए, ये काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखिए कोई भी क्वांटिटी मेजर की जाती है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ किया जाता है। जैसे फॉर इन कॉरिगेट, जैसे 100 mm है, ठीक है,
100 मीटर स्क्वायर का पेंट किया गया है, तो जैसे कॉरिगेटेड शीट है इसमें 14% और इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे, तो ये 114 मीटर स्क्वायर का पेंट लगेगा, समझे। तो पढ़ते हैं, जैसे कॉरिगेटेड स्टील शीट होती है उसमें 14% लेते हैं, कॉरिगेटेड सीमेंट शीट लेते हैं तो उसमें 20% लेते हैं, और कॉरिगेटेड सेमी कॉरिगेटेड सीमेंट शीट होती है या एस्बेस्टोस शीट जिसे बोलते हैं उसमें 10% लेते हैं। ये सेमी कॉरिगेटेड ऐसी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। देन आगे पढ़ते हैं। देखिए लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक ना एक क्वेश्चन, या तो इससे क्वेश्चन या तो सेंटर लाइन से एक क्वेश्चन छू ज़रूर जाता है एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एस्टीमेट का, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और क्रॉसिंग सेंटर लाइन मेथड कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमारा एस्टिमेशन 2-3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी हो तो टेक्स्ट बुक पे आप सीरीज पास ले सकते हैं, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, और उसके लिए जो रेफरल कोड है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे ले सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।